हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सेस के बारे में। इससे पहले हमने जिप्सम प्रोडक्ट डिस्कस किया था और साथ साथ में इम्प्रेशन मटेरियल डिस्कस किए थे। तो ये सीक्वेंस इसी तरह होता है, जब आप कभी प्रोस्थेसिस बनाते हैं या कोई क्राउन बनाते हैं या कोई ब्रिज बनाते हैं तो इनिशियली सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें वो इम्प्रेशन वाला होता है। वो कौन सा स्टेप होता है? इम्प्रेशन। आप सबसे पहले जो है वो इम्प्रेशन बनाएंगे। जब आप इम्प्रेशन बना लेते हैं तो इम्प्रेशन कोई भी मटेरियल आप चूज़ कर ले, आप नॉन इलास्टिक चूज़ कर ले, आप इलास्टिक चूज़ कर ले, आप हाइड्रोकोलाइड्स चूज़ कर ले, आप इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन वैक्सेस, जिंक ऑक्साइड, ओजोनल पेस्ट, एलिजिनेट, अगार, जो भी मटेरियल आप चूज़ करते हैं वो आपने सारे डिस्कस किए हैं। इससे पहले जैसे ही आप इम्प्रेशन बना लेते तो आपके पास दूसरा जो स्टेप आता है वो मॉडल का आ जाता है। मॉडल का मतलब यह होता है कि अब आप जिप्सम कास्ट बनाएंगे। जो इम्प्रेशन आपने बनाया है उससे आप ओरल कैविटी की रेप्लिका बनाएंगे, जिसको मॉडल कहा जाता है या कास्ट कहा जाता है। तो ये जिप्सम से बनता है। तो इसके लिए आपने जिप्सम के जो मटेरियल है वो डिस्कस किए। इसके बाद आपके पास वैक्स पैटर्न आता है। क्या आता है? वैक्स पैटर्न। तो अब या आज हम वैक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास वैक्स प्रोस्थेसिस के लिए यूज़ होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो किस तरह का मटेरियल होता है, उसकी हम केमिकल नेचर को पढ़ेंगे, उसकी हम कंपोजिशन को पढ़ेंगे और उसके हम यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि ये किस किस सिचुएशन और किस किस कंडीशन के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले जब आप वैक्सिस को देखते हैं तो वैक्स हमारे पास या तो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल और सिंथेटिक का सिंपल मतलब ये होता है कि सोर्सेज सिंपली ये वो डिनोट करती है कि कोई वैक्स ऐसा भी है जो आप नेचुरल सोर्स से वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और कुछ वैक्सेस ऐसे भी है जो सिंथेटिकली लेबोरेटरीज में बनते हैं या इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर वैक्सेस बन सकते हैं। लेकिन वैक्स अगर सिंथेटिक है और अगर वैक्स जो है वो नेचुरल है, दोनों केसेस में वैक्सेस की कंपोजिशन जो मैक्सिमम सब्सटेंस उसमें होनी चाहिए वो ये होती है। सही है, ये इसकी कंपोजिशन होती है वैक्सेस की। रीज़न, ऑयल, फैट्स एंड पिगमेंट्स, इनमें से दो चीज़ें जब मिल जाती है तो वैक्स बना लेती है। मतलब कि रीज़न प्लस ऑयल आप कह सकते हैं, फैट्स प्लस ऑयल आप रीज़न आप कह सकते हैं। तो इसी तरह एटलीस्ट इन 4-5 में से जो दो मटेरियल एक दूसरे के साथ ब्लेंड होती है, मैक्स होती है, रिएक्शन करती है, तो वो आपको वैक्सेस देती है। सही है। वैक्सेस की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि वैक्सेस इज थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। थर्मोप्लास्टिक का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि थर्मोप्लास्टिक हम हर उस मटेरियल को कहते हैं जिसकी फिजिकल फॉर्म जो होती है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से चेंज होती है। मतलब कि अगर आप इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है और जब आप इसकी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होती है। और इसमें यह होता है कि पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आप वैक्स से कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही है न, ये आपको कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, न टेंसाइल न कंप्रेसिव। ये बहुत ज़्यादा ब्रेटल इन नेचर होते हैं। इसको आप सब्जेक्ट नहीं करते टुवर्ड हाई फोर्सेस। अगर आप इस पर हाई फोर्सेस अप्लाई करेंगे, अननेसेसरी फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये फ्रैक्चर होंगे। और इसके जो आप इससे जो काम लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको पैटर्न के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप इसको इनले के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप इसको एज अ डेंचर मॉडलिंग वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो नहीं होगा। इसको हम स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह इंप्रेशन किसी हद तक फोर्स अब्जॉर्ब कर सकता है, जिस तरह मॉडल किसी हद तक फोर्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं जिप्सम, उसके बेनिस्बत वैक्सेस बिल्कुल भी फोर्स नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये सॉफ्ट होते हैं, नेचर क्रिस्टलाइन होते हैं और ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है क्या हो जाते हैं कि भाई फ्रैक्चर हो जाते हैं या इसमें डिस्टॉर्शन आती है सिंपली। यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पैटर्न वैक्सेस की, थोड़ा सा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि पैटर्न वैक्सेस क्या होते हैं। पैटर्न पहले समझ लें। जो भी प्रोस्थेसिस आप बनाते हैं, प्रोस्थेसिस का मतलब ये होता है कि आप क्राउन, ब्रिज, डेंचर, कोई भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आप बनाते हैं जो आपके ओरल कैविटी में दांत या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को रीस्टोर कर ले, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेसिस और स्पेसिफिकली डेंटल प्रोस्थेसिस। तो जब हम वो बनाते हैं तो मॉडल के बाद एक तो इम्प्रेशन हो गया ना, इम्प्रेशन में के बाद हम मॉडल बना लेते हैं और मॉडल के बाद हम उस पर पैटर्न बना लेते हैं। चाहे डेंचर हो, याद रखें, चाहे क्राउन हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे वो इनले हो, चाहे ऑनले हो, चाहे कोई भी प्रोस्थेसिस हो, किसी भी किस्म, इवन इम्प्लांट अगर हो, तो सबसे पहले मॉडल के ऊपर जो जिप्सम मॉडल होता है उसके ऊपर हम वैक्स का पैटर्न बनाएंगे और इसी को फर्दर फिर हम रिप्लेस करते हैं एक्चुअल डेंटल मटेरियल से। पोर्सिलीन से रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको हम मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन पहला जो कॉपी बनेगी, जो पैटर्न बनेगा क्राउन का, वो वैक्स का बनेगा। किसका बनेगा? वैक्स का बनेगा। कब हम हाउ टू फॉर्म एंड व्हेन टू फॉर्म का मतलब यह होता है कि पैटर्न हम कब बनाते हैं? पैटर्न हम तब बनाते हैं जबकि आपके पास मॉडल आ जाती है
और उस मॉडल के बाद आपके पास आ जाता है, जब आपके पास मॉडल आ जाती है तो आप उसी मॉडल के ऊपर फिर वैक्स का क्या बना लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं। तो तब आपने इसको फॉर्म करा। वेन टू फॉर्म का भी यही मतलब होता है कि भाई आपने जब आप प्रोस्थेसिस को क्या करना चाहते हैं, रिप्लिकेट करना चाहते हैं, आप क्राउन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वैक्स पैटर्न उनमें बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, हम वैक्स को थोड़ा सा हीट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस क्राउन के लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं, और मॉडल के जो क्राउन होता है मॉडल में स्पेसिफिकली, उसके ऊपर वैक्स का एक शेप बन जाता है। उसको फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, लेकिन ये हम इन्वेस्टमेंट में पढ़ेंगे। सही है। लास्ट वैक्स टेक्निक का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा एडवांस बातें हो गई ये। लास्ट वैक्स टेक्निक का सिंपल मतलब ये होता है कि ये वैक्स जो होता है ये हमें चाहिए होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शेप बन जाए। सही है। बाद में इस वैक्स हमारा किसी काम का नहीं होता, वैक्स से हम सिर्फ शेप बना लेते हैं, और वो शेप जब इन्वेस्टमेंट मटीरियल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये अगर आपको समझ नहीं आती तो खैर है, सिर्फ आप सुन ले, बाद में आपको ये समझ आ जाएगी जब हम प्रोस्थोडोंटिक पढ़ेंगे। सिंपली क्या होता है कि जो आपके पास जिप्सम मॉडल होता है उसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनता है, उस वैक्स पैटर्न को फर्दर हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में फिर ये हो जाता है कि वैक्स की शेप आ जाती है, क्या आ जाती है, शेप आ जाती है, लेकिन वैक्स मौजूद होता है। फिर हम इस वैक्स को हीट देते हैं, क्योंकि शेप तो हमारे पास आ गई, हमें वैक्स नहीं चाहिए, हम इसको हीट दे देते हैं, और इस हीट के थ्रू इसको कम्प्लीटली लॉस्ट करते हैं, क्योंकि हीट को तो ये बर्दाश्त नहीं करता, तो ये जल जाता है, फ्लो कर जाता है वैक्स। तो इसको हम कहते हैं लास्ट वैक्स टेक्निक, कि भाई अब वैक्स ख़त्म हो गया, वैक्स का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि वैक्स का काम कब तक होता है, इन्वेस्टमेंट तक। वैक्स का काम कब तक होता है भाई, इन्वेस्टमेंट। वंस अगर इन्वेस्टमेंट हो गई, ये बाद में इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इन्वेस्टमेंट का है, तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट हो जाती है वैक्स का जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वैक्स को हीट के थ्रू जो है वो लॉस्ट करते हैं। सही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैटर्न का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप इनले बनाते हैं या ऑनले बनाते हैं और ओरल कैविटी के अंदर आप वैक्स अप्लाई कर ले, कहाँ पर, ओरल कैविटी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ज़रा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक दांत है। सही है, ये क्या है, दांत है। अब इस दांत में फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है, जस्ट अ मिनट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक टीथ हो गई। सही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बस समझने की कोशिश करें। ये आपके पास टीथ हो गई, यहाँ पर इस एरिया में ये जो येलो एरिया है, मैंने इसको इस तरह कर लेता हूँ, ये येलो जो एरिया है सिंपली ये कैरीज है, और आप इसके लिए एनले बनाना चाहते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा जो है आप रिस्टोर करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैंने ओरल कैविटी के अंदर ही वो करना है, मैंने इंप्रेशन नहीं लेना, मैंने मॉडल नहीं लेना, वो भी आप लेंगे, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप कहते हैं कि इस कैविटी की मैंने क्या करनी है, इस कैविटी की मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड करना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। और उसी तरह फिर मैंने इसके लिए लेबॉर्ट्री में ये जो छोटा सा टुकड़ा कैरीज की वजह से ख़राब हुआ है दांत का, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने बनाना है लेबॉर्ट्री में। सही है। तो आप क्या कर लेते हैं, ये ग्रीन फॉर एग्जांपल ये वैक्स है, तो आप इस तरह वैक्स का एक छोटा सा बाल ले लेते हैं जिस तरह मैंने यहाँ ड्रा किया, और आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस कैविटी में, तो ये पूरी तरह इस कैविटी में फैल जाता है। क्या कर जाता है, फैल जाता है, बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है। सही है। तो ये पूरा इस कैविटी को इसी तरह कर लेता है। अब आप क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जब हार्ड हो जाता है तो आप इसको वापस रिमूव कर लेते हैं। क्या रिमूव करें, तो फॉर एग्जांपल ये उस कैविटी की शेप है, ये जो मैंने वैसे ड्रा की, तो ये आपके पास शेप आ गई वैक्स में। किसमें आ गई, वैक्स में। अब इसी को आप फिर परमानेंट मटेरियल से रिप्लिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वैक्स पैटर्न है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वैक्स पैटर्न। सही है। तो आपने क्या किया, आप अब इसको पोर्सलीन से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, पोर्सलीन। आपके पास ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये पोर्सलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही पोर्सलीन में कन्वर्ट हो जाएगा आप इसको वापस लेके आके इस दांत में फिक्स करते हैं, क्योंकि पोर्सलीन जो है वो दांत या टूथ रिस्टोरेशन के लिए फॉर एग्जांपल आइडियल मटेरियल है। तो डायरेक्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि ओरल कैविटी के अंदर ही आपने वैक्स बना लिया, मॉडल के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि ओरल कैविटी के अंदर ही आपने वैक्स जो है वो बना लिया। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप ओरल कैविटी से बाहर का मतलब होता है कि आप जो है मॉडल के ऊपर, किसके ऊपर, मॉडल के ऊपर वैक्स पैटर्न बनाते हैं, समझ में आई बात। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि आउटसाइड ओरल कैविटी, और डायरेक्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि इनसाइड ओरल कैविटी।
वैक्स के फिर हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। कार्डिंग वैक्स, कार्डिंग वैक्स जो होती हैं ये असल में डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं, जब टूथ को हम शीट पे डिस्प्ले करते। टूथ का अपने एक शीट होता है, समझ में आई बात, उस पर डिस्प्ले करने के लिए हम कार्डिंग वैक्स यूज़ करते हैं अटैचमेंट के लिए। बॉक्सिंग एक प्रोसीजर होता है, इंप्रेशन को रिप्लिकेट करने के लिए हम बॉक्सिंग वैक्स यूज़ करते हैं। स्टिकी वैक्स जो होता है ये मॉडलिंग वैक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, इनले के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये वैक्सेस के टाइप्स होते हैं जो फर्दर रिस्टोरेशन के लिए या प्रोस्थेसिस के लिए सिंपली यूज्ड होते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है वैक्सेस की? वैक्सेस की सिंपली आपके पास 3 तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये एक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आपने वैक्स पैटर्न में कन्वर्ट करनी है, चाहे वो इनले हो, समझ में आई बात, चाहे वो ऑनले हो, समझ में आई बात, चाहे वो क्राउन हो, सही है, क्राउन हो, तो ये कम्प्लीटली एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें कोई डायमेंशनल चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। और एक्यूरेटली ये क्या कर ले, ये रिप्लेस कर ले उस स्ट्रक्चर को जिसको आप प्रोस्थेसिस में फैब्रिकेट करना चाहते हैं, सही है। एक कोई इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कम्प्लीटली डायमेंशनल स्टेबल होना चाहिए। और थर्ड ये है कि भाई लास्ट लिविंग नो रेजिड्यू, जब आप इसको हीट देते हैं तो इसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए और कुछ पीछे कुछ भी ना रहे, मतलब कि वैक्स ना रहे। कि जब हम लास्ट वैक्स टेक्निक करते हैं ना, या वैक्स को लॉस करते हैं हीट के थ्रू, तो फिर वैक्स में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, फ्लो कर जाए, और उस जो मोल्ड होता है, जो शेप होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसमें वैक्स का कोई भी हिस्सा जो है वो ना रह जाए। अच्छा, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं और कंपोजिशन, डेंटल वैक्सेस की जो प्रॉपर कंपोजिशन होती हैं वो पढ़ लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि डेंटल वैक्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया होता है मल्टीपल उसमें, लेकिन ये एक जनरल कंपोजिशन है। तो जो हमारे पास वैक्सेस होती है, जिसमें सबसे पहले हम पैराफिन वैक्स की बात करते हैं, सही है। और असल में डेंटल वैक्सेस इज़ द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्सेस प्लस पैराफिन वैक्सेस। ये 2 तरह के वैक्सेस होते हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है भाई, हमारे पास वो आ जाती है डेंटल वैक्सेस आ जाती है। और फिर इसमें इनले वाली वैक्सेस अलग होती है, मॉडलिंग वाली अलग होती है, लेकिन एक जनरल कंपोजिशन है, ये सब के लिए कॉमन होती है, सही है। अच्छा, ये 2 तरह के आप हाइड्रोकार्बन है आपके पास, पैराफिन प्लस माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्सेस। और ये कहाँ से एक्चुअली अपटेन होता है? पेट्रोलियम के जो रेजिडू होती है, या पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट होती है, तो वहाँ से ये वैक्स जो होते हैं ये अचीव होते हैं, सही है। पैराफिन वैक्स जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, सही है। और जो माइक्रोक्रिस्टलाइन होता है वो ब्रांच चेन होता है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के फिर टेम्परेचर में फ़र्क होता है। किसमें फ़र्क होता है? टेम्परेचर, क्योंकि जहाँ पर एक्सेसिव बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वैक्स को सॉफ्ट होने के लिए या मेल्ट होने के लिए, सही है। तो इसी तरह से जब आप इसकी सॉफ्टिंग टेम्परेचर देखते हैं ख़ास करके पैराफिन वैक्स की, तो वो 37 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक सॉफ्ट हो जाता है, और इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 48 से लेकर 70 डिग्री तक है, सही है। लेकिन चूंकि माइक्रोक्रिस्टलाइन जो होता है वो ब्रांच्ड चेन होता है, सही है, तो उसकी इंडिविजुअल जो टेम्परेचर होती हैं वो 65 से 90 डिग्री तक होती हैं। और जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं पैराफिन वैक्स को और माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स को, तो उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना होता है। पैराफिन वैक्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, डायमेंशनली बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लेकिन उसमें मसला ये है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, तो टेम्परेचर डिस्टॉर्शन जो है वो सब्जेक्टेड होता है पैराफिन वैक्सेस टेम्परेचर की वजह से डिस्टॉर्शन में। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसी तरह चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जस्ट इसकी क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो उस मकसद के लिए हम इसमें माइक्रोक्रिस्टलाइन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, और जब ये मिक्स हो जाता है तो इसकी टेम्परेचर जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट फिर इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा जो है पैराफिन वैक्स, पहला पैराफिन वैक्स था, दूसरा जो है वो एनिमल वैक्सेस है। ये सोर्सेज के बिहाफ पे, इसको हमने जो क्लासिफिकेशन है ना, ये वाली क्लासिफिकेशन, ये यूज़ के बिहाफ पे नहीं है कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, ये सोर्सेज के बिहाफ पे हमने क्लासीफाई किया है कि डेंटल जो वैक्सेस होते हैं वो किस सोर्स से आप क्या कर लेते हैं, किस सोर्स से आप अचीव कर लेते हैं, सही है। तो एनिमल वैक्सेस की सबसे बड़ी जो सोर्स है ना वो हनी कॉम्ब है, सही है, हनी कॉम्ब। और आपने देखे भी होंगे वहाँ पर जो वैक्सेस बनते हैं, सही है। यहाँ पर मोस्टली इसका कंपोजिशन होती है, पार्टली क्रिस्टलाइन होता है और नेचुरल पॉलीईस्टर इसमें होता है, सही है। पार्टली क्रिस्टलाइन, नेचुरल पॉलीईस्टर क्या है इसकी जो कंसिस्ट ऑफ, आप एनिमल वैक्सेस की जब आप कंपोजिशन देखते हैं
तो वहाँ पर क्या आपको नज़र आएगा, आपको पहले तो पॉलीईस्टर नज़र आएंगे। कौन से पॉलीईस्टर? नेचुरल पॉलीईस्टर, सही है। और ये पार्शियली क्रिस्टलाइन होते हैं, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं होते, कंप्लीट इसके क्रिस्टल नहीं होते, और ऑफ्टन ब्लेंडेड विद पैराफिन विक्स। तो इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि कुछ पैराफिन विक्स होंगे और कुछ इसमें नेचुरल पॉलीईस्टर्स होंगे, सही है। और इसकी फिर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये लेस ब्रेटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेटल। इसमें ब्रेटलनेस थोड़ी सी कम होती है। एंड पैराफिन विक्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग का हमें फ़ायदा ये है कि एक तो ये मटेरियल जो है वो लेस ब्रेटल हो जाता है, दूसरा इसमें ये होता है कि फ्लो बिफोर मेल्टिंग टेम्परेचर। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है कि वैक्स में ये होनी चाहिए कि इसमें एब्सोल्यूट फ्लो होनी चाहिए टेम्परेचर के साथ। एब्सोल्यूट फ्लो का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर एक वैक्स जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लो करता है तो 74 और 73 पे उस पर डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए। जैसे ही उसकी टेम्परेचर पहुंचती है 75, तो वहाँ पर अगर वो फ्लो स्टार्ट कर ले तो ये बेहतर है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि फिर हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि भाई पैराफिन वैक्स को जब हम एनिमल वैक्स के साथ मिक्स करते हैं तो उसका फ़ायदा सिंपल ये है कि भाई यहाँ पर जो फ्लो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फ्लो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है बिफोर मेल्टिंग टेम्परेचर। ये अगर मेल्ट होगा, फ्लो करेगा तो एग्जैक्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पे ही फ्लो करेगा। वेजिटेबल वैक्स में कार्नोबा वैक्स एंड कैंडिलिया वैक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एंड इसको भी हम पैराफिन के साथ क्या कर लेते हैं? ब्लेंड कर लेते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ यही है कि इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी एक्यूरेसी, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं? पैराफिन वैक्स को जो वो है प्लांट या वेजिटेबल वैक्स है उनके साथ मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर 3 हमने सोर्सेज पढ़े। पेट्रोलियम रेजिडुए जो होती है वो पैराफिन वैक्स के लिए होती हैं, और एनिमल वैक्स के लिए हनीकॉम्ब होता है, और वेजिटेबल वैक्स के लिए कार्नोबा वैक्स वगैरह जो ट्रीज या प्लांट से हम अचीव करते हैं। इन तीनों को, पैराफिन तो चलो छोड़ दे, इन 2 को जो एनिमल वैक्स से वेजिटेबल वैक्स से, इनको हम पैराफिन वैक्स के साथ मिक्स करते हैं ताकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मॉडिफाई हो जाए, इनमें एक्यूरेसी आ जाए, इनमें स्टेबिलिटी आ जाए, सही है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वैक्सेस। थर्मल प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करते हैं, सही है। तो एक तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि भाई वेल डिफाइंड मेल्टिंग टेम्परेचर। ये नहीं है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये 70 से फ्लो स्टार्ट करेगा, 71 में फ्लो इंक्रीज़ होगी, 72 में बहुत इंक्रीज़ होगी, 73 में और इंक्रीज़ होगी, इस तरह नहीं होता। इसमें एग्जैक्ट फ्लो स्टार्ट होती है। इसमें सॉफ्टनेस होती है बिफोर फ्लोइंग, लेकिन फ्लो नहीं होता, सिर्फ ये मटेरियल सॉफ्ट बन जाता है। जब ये सॉफ्ट बन जाता है देन ये फिर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है फ्लो में या लिक्विड में, और इसको हम कहते हैं कि भाई इसकी जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है या वेल डिफाइन इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर है। सॉलिड टू सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट देख ले। सॉलिड टू सॉलिड ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि वैक्स इनिशियली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है, लेकिन जब आप इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करते तो एक स्टेज पे ये सॉफ्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉफ्ट। हार्ड से ये सॉफ्ट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड से ये वीक सॉलिड बन जाता है, और इसको हम कहते हैं सॉलिड टू सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिससे हम ये भी कहते हैं कि वैक्स को सॉफ्ट करना। तो सॉफ्टनिंग जो टेम्परेचर होती है जहाँ पर वैक्स सॉफ्ट होता है, इसको सॉलिड टू सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हार्ड सॉलिड से वैक्स जो है वो एक सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और जिस टेम्परेचर में ये कन्वर्ट हो गया उस टेम्परेचर को सिंपली कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, सॉलिड टू सॉलिड। और सॉलिड, एक सॉलिड का मतलब होता है हार्ड सॉलिड, दूसरे सॉलिड का मतलब होता है सॉफ्ट सॉलिड, सही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आई बात? ये सारा जो है ये सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर है। सब्जेक्टेड टू क्या है? टेम्परेचर। जैसे ही आप ये इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, वहाँ पर उसमें सॉफ्टनेस आएगी, मेल्टिंग आएगी। वैक्स इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, ये हीट को अब्सॉर्ब नहीं करता, हीट को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि खुद हीट के साथ क्या कर लेता है? ये सिंपली फ्लो कर लेता है। मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वैक्स को यूज़ करेंगे। हमारे पास इंफ्रारेड लैंप भी यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली, सही है। हमारे पास इसके लिए अपने ओवन भी यूज़ होते हैं, ओवन, सही है। माइक्रोवेव ओवन भी यूज़ होते हैं। हमारे पास इसके लिए इनहेलर्स भी यूज़ होते हैं, वैक्स इनहेलर्स, सही है। और इसकी वाटर कंडीशनिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? वाटर कंडीशनिंग। तो 4-5 तरीके हैं जिसके साथ आप वैक्स को सॉफ्ट करेंगे। आपके पास इंफ्रारेड लैंप वगैरह, माइक्रोवेव ओवन, इनहेलर और वाटर कंडीशनिंग, ये 4 तरीके हैं। आप फिर डिपेंड करता है, ये बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है कि कौन से वैक्स को आप जब सॉफ्ट करेंगे तो कौन सा मेथड जो है वो सिंपली आप यूज़ करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में वैक्स की इतना खास कुछ है नहीं, फ्लो है। फ्लो का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप मटेरियल को सब्जेक्ट करते हैं टुवर्ड स्ट्रेस और हीट, सही है, तो इसमें फ्लो आती है। और फ्लो इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड,
सही है। और दूसरा जिसमें है क्रीप। क्रीप का भी मतलब ये होता है फ्लो एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सॉरी ये ज़रा इसको मैं वो कर लेता हूँ। फ्लो जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है और जो क्रीप है ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। सही है, लिक्विड और ये है सॉलिड। तो वैक्स किसके भी सॉलिड भी होता है, कभी लिक्विड भी होता है। तो ऐसे डेंटल मटेरियल जो दो पेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड और सॉलिड में, तो इनके लिए हम फिर दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फ्लो का मतलब ये होता है कि डिस्टॉर्शन इन लिक्विड अंडर फोर्स आर स्ट्रेस। सही है कि जब आप इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, ये फ्लो में कन्वर्ट होते हैं। क्रीप का मतलब ये होता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ सॉलिड अंडर कांस्टेंट प्रेशर और अंडर कांस्टेंट फोर्स, कि भाई आपका जो सॉलिड है वो भी डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो भी फ्लो कर रहा है एक तरह से। सही है, लेकिन इसके लिए हम फ्लो टर्म यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम क्रीप यूज़ करते हैं कि इसकी क्रीपिंग हो रही है। क्यों हो रही है? ये कंसिस्टेंट और कांस्टेंट अंडर फोर्स में है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप वैक्सेस के लिए इसलिए पढ़ सकते हैं कि भाई वैक्सेस कभी कभी लिक्विड होता है, कभी कभी सॉलिड होता है, और थर्ड होती है ब्रेटलनेस। तो ये तो आम सी बात है कि वैक्स बहुत ज़्यादा ब्रेटल होता है, वो आपके मैकेनिकल फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसमें ब्रेटलनेस की जो 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 प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होती है। अच्छा, इसके बाद हम वैक्सेस की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वैक्सेस की एप्लीकेशन एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सेस होते हैं। सही है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सेस की डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है डेंचर मॉडलिंग वैक्सेस। इससे हम बनाते हैं वैक्स रिम। क्या बनाते हैं? वैक्स रिम। अच्छा, वैक्स रिम को अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस है। डेंटल मटेरियल हम बहुत इनिशियल स्टेजेस में डेंटल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन वैक्स रिम का मतलब ये होता है कि जब आप कंप्लीट डेंचर बनाते हैं तो कंप्लीट डेंचर बनाने से पहले मॉडल के ऊपर आप वैक्स का एक रिम बना लेते हैं, एक शेप बना लेते हैं। मैं इसकी पिक्चर भी लगा लूँगा। तो उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं वैक्स रिम। और ये वैक्स रिम इसलिए यूज़ होता है ताकि आपको मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप रिकॉर्ड करके दे, या आपको जो अपर जा और लोअर जा की जो रिलेशनशिप है वो रिकॉर्ड करके दे, या जिसको हम सिंपली जा रिलेशन कहते हैं। तो वैक्स रिम ज़रूरी होता है जा रिलेशन के रिकॉर्डिंग के लिए कंप्लीट डेंचर में। और वो किस चीज़ से बनता है? आप सिर्फ ये याद रखें कि वो वैक्स से बनता है। सही है। इस पर्पस के लिए जो आप वैक्स यूज़ करेंगे, चूँकि वैक्स रिम को हम ओरल कैविटी में बना लेते हैं और फिर उसको मॉडल के ऊपर रख लेते हैं रिलेशनशिप ट्रांसफ़र करने के लिए। रिलेशनशिप हम रिकॉर्ड करते हैं ओरल कैविटी के अंदर और रिलेशनशिप हम ट्रांसफ़र करते हैं फिर मॉडल में। सही है, इसके अपने तरीक़े हैं। तो जब ओरल कैविटी में आप रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करेंगे तो इस पर्पस के लिए जो वैक्स आप यूज़ करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो माउथ टेम्परेचर पे फ्लो ना कर सके। ऐसा ना हो कि आप वैक्स रिम बनाते हैं पार्शियल डेंचर पेशेंट, कंप्लीट डेंचर पेशेंट के ओरल कैविटी में और फिर वहाँ पर वो क्या स्टार्ट कर ले? फ्लो स्टार्ट कर ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में ये बात? तो जब आप वैक्स रिम बनाने के लिए जो वैक्स यूज़ करेंगे उस ज़रूरी है कि उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या हो? वो ओरल कैविटी के टेम्परेचर से वो ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्लो कर सके, उससे कम टेम्परेचर पे वो फ्लो नहीं कर सके, या ओरल कैविटी के टेम्परेचर पे वो फ्लो नहीं कर सके। तो इसको हम कहते हैं डेंचर मॉडलिंग वैक्सेस। मॉडलिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर आप पैटर्न्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, रिम्स बनाते हैं। तो इस तरह वैक्सेस को हम क्लासिफाई करते हैं डेंचर मॉडलिंग वैक्सेस में। ये जो क्लासिफिकेशन है वैक्सेस की, ये एप्लीकेशन के बेस पे है, यूज़ के बेस पे है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वैक्सेस की वो उसके सोर्सेज के बेस पे थी। सही है। और वैक्सेस को हम फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं, या उसके जो टेक्सचर होता है उसके बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। जिस तरह आपके पास मॉडलिंग वैक्सेस को 3 कैटेगरीज में या 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया होता है। टाइप 1 को हम सॉफ्ट कहते हैं, टाइप 2 को हम हार्ड वैक्स कहते हैं, और टाइप 3 को हम एक्स्ट्रा हार्ड कहते हैं। सही है। तो रिसर्च ये कहती है कि ये जो है ये ओनली स्टेबल होता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के टेम्परेचर में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वैक्स होता है मॉडलिंग वैक्स, वो टाइप 3 होता है, क्योंकि ये वाला मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा हार्ड है। इसके बाद इसी को हम आगे लेके जाते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी हेडिंग एक्स्ट्रा इसलिए दी कि ताकि हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? तो इसकी कंपोजिशन है बी वैक्स प्लस पैराफिन वैक्स। जब आप बी वैक्स और पैराफिन वैक्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो इससे जो वैक्स बनता है उसको हम कहते हैं डेंचर मॉडलिंग वैक्सेस। सही है। और इसकी जो टेम्परेचर होती है, फ्लो टेम्परेचर या मेल्टिंग या सॉफ्टिंग टेम्परेचर, वो 49 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मार्केट में ये रोलिंग शीट्स में अवेलेबल होता है। यूज़ करने से पहले आप इसकी वाटर कंडीशनिंग करेंगे। सही है। वाटर में आप इसको हार्ड करेंगे। इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप इसको शेलो अंडरकट्स, अगर आप इसको एनले के लिए यूज़ कर रहे हैं, एनले के लिए, या इवन आप इसको क्राउन के पैटर्न बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो अंडरकट्स है वो शेलो है। शेलो का मतलब ये कि डीप नहीं है। सही है। डीप नहीं है बल्कि शेलो। तो आप इसको खींच सकते हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर नहीं होगा। इसमें इतनी प्रॉपर्टी है कि आप इसको शेलो अंडरकट से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर डीप अंडरकट से तो वहाँ पर फिर इसमें डिस्टॉर्शन आएगी। सही है।
पार्शियल डेंचर के कुछ मेटल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इससे बन जाते हैं। तो ये पार्शियल डेंचर के कुछ मेटल कंपोनेंट्स। अब ये इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़्यादा नहीं है कि पार्शियल डेंचर अब तक आपने पढ़ा नहीं है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे वहाँ पर आप यहाँ सिर्फ इतना समझें कि इसके कुछ मेटल कंपोनेंट पार्शियल डेंचर की भी वैक्स से बनते हैं। डेंचर बेस भी कंप्लीट डेंचर का जो टॉपिक है, एक प्रॉपर डेंचर बेस, सही है, तो वो भी आप वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतना याद रखें कि शेलाक वैक्स जो होता है वो स्टेबल होता है माउथ टेम्परेचर पे, तो शेलाक वैक्स इज़ इंडिकेटेड फॉर मेकिंग टेम्पररी डेंचर बेस। इसको हम डेंटिस्ट्री में एंटोम डेंचर बेस कहते हैं। एंटोम डेंचर बेस जो होता है वो फिर फर्दर इसको परमानेंट डेंचर बेस रिप्लेस करती है। लेकिन आप सिंपली ये याद रखें कि भाई मेटल कंपोनेंट्स ऑफ पार्शियल डेंचर, टेम्पररी डेंचर बेस एंड कंप्लीट डेंचर और एक्रेलिक बेस प्लेट, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वैक्स से बन सकती है, मॉडलिंग वैक्स से। इसके बाद जो वैक्सेस होते हैं उसको हम कहते हैं इनले वैक्स। सबसे पहले तो आप इनले को याद रखें। इनले का सिंपल मतलब ये होता है, जिस तरह मैंने पहले वो किया कि आप नेचुरल टूथ का कुछ हिस्सा जो है वो रिस्टोर करना चाहते हैं। समझ में आई बात? जो कि फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा होगा बिल्कुल सेंटर पे। इनले में ये होता है कि इनले में वाल्स इन्वॉल्व नहीं होते टूथ के, सही है, वाल्स टूथ के इन्वॉल्व नहीं होते, क्राउन वाला पूरा सेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इनसाइड ऑफ टूथ कुछ हिस्सा जो है वो कीरीज की वजह से ख़राब हो गया होता है और हम उसका छोटा सा जो पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, वो पोर्सिलिन से रिस्टोर करते हैं और फिर उसी के अंदर हम लगा लेते हैं, सही है। तो इसके लिए जो वैक्स यूज़ होता है वो इनले वैक्स यूज़ होता है। इसका डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बता दिया, सही, डायरेक्ट टेक्निक, और इनडायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया, सही है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप सॉफ्ट वैक्स यूज़ करेंगे, ओरल कैविटी के अंदर आपने डायरेक्टली वैक्स को अप्लाई किया, सही है, और वहाँ से आपने उसको फिर रिमूव किया और मॉडल में फिट किया एक्यूरेसी के लिए। और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप ओरल कैविटी के अंदर काम नहीं करते बल्कि मॉडल पे काम करते हैं। तो ये इन दोनों के प्रोसीजर्स हो गए। वाटर, ये इसमें पहले भी ये पॉइंट एक्सप्लेन हुआ है कि भाई वाटर माउथ टेम्परेचर पे ये फ्लो ना कर सके, ये इतना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए कि ये फ्लो ना कर सके। तो फ्लो ना कर सके कि जो प्रॉपर्टी है या जो फ्लो ना करने वाले की प्रॉपर्टी है, ये इसमें ब्लेंडिंग की वजह से आएगी। किसकी वजह से आई? ब्लेंडिंग। जब आप हर किस्म के वैक्स को पैराफिन वैक्स के साथ ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडिंग से फ़ायदा ये होता है कि इनका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, खास करके माइक्रो क्रिस्टलाइन जो वैक्सेस होते हैं, ब्रांच चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स, तो वो भी वैक्सेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। गुड कलर कंट्रास्ट, जिस तरह ये ब्लैक और येलो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपको आसानी से पता चल रहा है कि ये जो येलो वाला पार्ट होता है ये हमने रिस्टोर करना है। तो गुड कलर कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि एनिमल और डेंटिन और वैक्स का कंट्रास्ट एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि वैक्स के बॉर्डर कहाँ पर है, कहाँ तक वैक्स फैला हुआ है और किस हद तक मैंने वैक्स को रिमूव करना है, सही है। और इनले जो वैक्सेस होती हैं ये लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेटल कास्ट रिस्टोरेशन के लिए। मेटल कास्ट रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स के लिए, जहाँ पर पहले हम मेटल कास्ट बनाते हैं और उसके बाद उस पर बाकी जो मटेरियल है, पोर्सिलिन है, अदर मटेरियल है, वो हम अप्लाई करते हैं।